बच्चों जैसा कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं क्लास 12th की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रही है हमारी, उसके आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स एक ही वीडियो में। ठीक है, लास्ट टॉपिक रह गया फिल इन द ब्लैंक्स इन ट्रू फॉल्स। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सारी वीडियोस अच्छे से ले रहे हो तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, देन एमसीक्यूज, देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये तीनों हम कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी कर चुके हैं, लॉन्ग भी, एमसीक्यूज भी। अब बचे हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों से कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, मिसलेनियस, कॉन्सेप्ट वीडियोस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, सारी वीडियोस मैंने अलग अलग से बनाई है। तो एक बार जाके सारी देख लेना। अगर आप देख रहे हो उसको सीरियल वाइज, देन वेरी गुड। ठीक है, एक्सीलेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कौन बच्चा ईमानदारी से सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहा है। ठीक, आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कुछ हम यहाँ पर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के होंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेटा ये वीकली प्लानर है। वीकली प्लानर आप njinfinityclasses.com से जाकर डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको एक प्रीव्यू का बटन दिखेगा, प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू का बटन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आप फ्री में जो भी वहां पर आपके लिए अवेलेबल है वो आप एक्सेस कर पाओगे। ये यहाँ पर वीकली प्लानर है, ये सिर्फ वीक 1 के लिए njinfinityclass.com पर आपको पूरे साल के लिए अवेलेबल होगा। वहां पे जाओ, आप पूरी वेबसाइट को गो थ्रू कर लो एक बार, वहां का करिकुलम देख लो और वीकली प्लानर जरूर से पूरे साल का एक बार आप वहां पर देख लो। आपका कोर्स जो है 6 नवंबर को 2026 को कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल पूरा। ठीक है, 13 के 13 चैप्टर 6 नवंबर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम रिवीजन अच्छी से अच्छी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे रिवीजन वहां पर कर पाए। बेटा वहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लाइव डाउट सेशंस, रेगुलर टेस्ट और टेस्ट के डिस्कशन। ठीक है, सारे एनसीईआरटी, सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी सब वहां पर चल रहा है। अभी वहां पर फिलहाल फ्री क्लासेस हैं, जब आगे की क्लासेस जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। एक बार आप जाकर वहां पर कोर्स को गो थ्रू कर लो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये हो गया आपका। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सब कवर करवाती हूँ। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो बुक है वो हर साल अपडेट नहीं होती। सीबीएसई जब अपना सिलेबस अपडेट करता है तो एनसीईआरटी तो अपडेट हो जाती है, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपडेट नहीं होती। तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है उनको हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। कंसीडर एक सेट गिवन है, आर एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अंदर मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या होता है, 1 1 2 2 3 3। ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जो कि हर एक उसके लिए स्मॉलेस्ट होता है। जैसे जो भी एलिमेंट्स है उनका 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, तो ये होगा आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर आ जाएगा ये फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल था ये। अब यहाँ पर देखो डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन आपको फंक्शन गिवन है R2R। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें से ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन बन के ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। बट यहाँ पर आप इसको सीख लो कि इसका हम डोमेन फाइंड आउट करते कैसे। जब डोमेन की बात हो ना बेटा, ये हमारा डोमेन होता है, तो मतलब हमें एक्स फाइंड आउट करना है कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं। और अगर रेंज की बात होती है तो मतलब कि हमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब कि y के बारे में या फिर एफ एक्स बताना है, पूरा फंक्शन के बारे में बताना होता है कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके अंदर देखो आप, अब हमें इसके अंदर डोमेन बतानी है, तो मतलब हमें एक्स के बारे में बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है कहां से कहां तक
वेरी कर सकती है। अब एक फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब भी आपको अंडर रूट में यहाँ पर फंक्शन गिवन हो तो आपको पता होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। बट टू बी रियल, ये क्या है हमारे पास, x कैसा है, डोमेन क्या है, रियल है, x टू बी रियल, फंक्शन टू बी रियल वैल्यूड, ठीक है, ये हमारा क्या है, रियल फंक्शन है। तो फंक्शन टू बी रियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो इसके अंदर अंडर रूट के साइन के अंदर है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अगर वो लेस देन 0 बन गया, मतलब कि नेगेटिव बन गया, तो वो कैसा हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जो कि डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ से आ जाओ, एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से देखो x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे आप 11th क्लास में सीख चुके हो इनइक्वालिटी चैप्टर में, बट फिर भी आप यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। अब यहाँ से आप अगर इसको 0 के इक्वल पुट करते हो, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले आपको यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। अब इस इधर एक लाइन ड्रॉ करके देखो 1 और 2, यहाँ से आपको क्या मिला, 3 इंटरवल्स मिल गए, ठीक है, यहाँ से आपको 3 इंटरवल मिल रहे हैं। ये है माइनस इन्फिनिटी का, ठीक है, यहाँ से है माइनस इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी। ये इंटरवल क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये है 1 to 2 और ये है 2 से इन्फिनिटी। अब हमें देखना है कि हमारी इस इक्वेशन को कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। इस इंटरवल के अंदर देखो मैं यहाँ पर 0 ले सकती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगी, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो देखो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, तो इस वैल्यू पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बीच का देखो 1 और 2 के बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं 3/2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं जो इसके बीच के इंटरवल में आ रहा हो, तो 3/2 लेकर हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसके अंदर देखो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है ये है या नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अब यहाँ से आप इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, दैट विल बी 4, 9 माइनस 18 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका 13 माइनस 18/4, ये क्या आ रहा है आपका माइनस 5/4, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। मतलब जब इसके बीच का इंटरवल है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इधर क्या बचता है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में मैं एक 3 लेके देख लेती हूँ, 3 लेकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 9 माइनस 9 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, दिस इज करेक्ट, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यूज क्या आ गई, x जो है किसको क्या 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 वैल्यूज आएगी, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू आई आपकी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से समझ आया आपको। ये तो उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ये एरिया, तो ये तो कट हो गया। ये वाला एरिया सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, ये क्लियर लिखना चाह रही हूँ मैं एक बार, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा के मैं एक बार एक ही लाइन में आपको आंसर लिख के दिखाना चाह रही हूँ। अब ये देखो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 देखो इंक्लूडेड है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, यूनियन 2 भी इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसके अंदर हमारा आंसर आएगा। आपको समझ आया इसको इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ बच्चों को आता भी होगा बिकॉज हमने 11th क्लास में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो एक सेट है जिसके अंदर की n एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
n एलिमेंट्स इसके सेट है। देन द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a इंटू एक्सएल, मतलब एक फंक्शन है जो a टू a है, a टू a है, इसके डोमेन में भी n एलिमेंट्स हो गए और इसके को डोमेन में भी n एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। तो नंबर ऑफ फंक्शन मैंने जो बताया था, जब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट और को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो हमसे कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछे कि नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछ ले, नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन पूछ ले, तो सबका एक ही आंसर रहता है, दैट इज n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर ये n में ही गिवन है n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव, मतलब कि वन फंक्शन पूछ रहे हैं कितने होंगे, दैट विल बी n फैक्टोरियल होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, z बी द सेट, इसको ध्यान से देखना, z बी द सेट ऑफ इंटीजर। z जो है ये बेटा आपको क्लियर है, क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल, यहाँ से कट तो नहीं हो रही स्क्रीन, नहीं, अब ठीक है बेटा, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्लियर है अब बच्चों को बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से z है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, r विद रिलेशन, एक r रिलेशन है जो कि z क्रॉस z पर डिफाइन है। ठीक है, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सच दैट a माइनस बी, r का क्या है कि a b वही आएंगे ऑर्डर्ड पेयर जो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। अब इसके अंदर बताना क्या है, आर पार्टीशंस, देन आर पार्टीशन द सेट इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, मतलब कि कितने डिसजॉइंट सेट्स बन रहे हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है। मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा के बताती हूँ। अब z यहाँ पर क्या है, माइनस इंफिनिटी से, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब इसके अंदर देखो एक सेट 1 लिखती हूं मैं यहाँ पर, सेट 1। अब यहाँ पर देखो आपस में इंटर रिलेटेड क्या होंगे, आपस में इंटर रिलेटेड, सबसे पहले अगर मैं 0 ले लूं, सबसे पहले अगर मैं 0 ले लेती हूँ, इसको यहाँ पर लेके दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 0 ले लूं, तो 0 को जब 3 से माइनस करूंगी, जब तो 3 माइनस 0 डिविजिबल बाय 3 होगा, तो 0 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 3 के साथ कर रहा है। ऐसे ही 0 को अगर मैं 6 के साथ माइनस करूंगी तब आएगा 0 माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही जब 9 से करूंगी, ऐसे ही जब 12 से करूंगी, ऐसे ही जब 15 से करूंगी, सो ऑन। ऐसे इधर की साइड देखो, लेफ्ट साइड में देखो, जब -3 के साथ करूंगी -6 और -9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो एक सेट तो ये बन गया जो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स जिसे हम बोलते हैं। अब सेट 2 देखो कौन सा बनेगा, सेट 2। अब आप यहाँ पे 1 से ले लो, यहाँ पर मैं 1 लिखती हूँ। 1 को देखो जब 4 से सब्ट्रैक्ट करूंगी, जब आएगा 4 - 1 3, तो 4 के साथ रिलेट करेगा 1, 4। अब 1 4 के साथ रिलेट कर रहा है, फिर करेगा 7 के साथ रिलेट, देखो 7 - 1 6 आ जाएगा, 7 के साथ करेगा, फिर करेगा 10 के साथ, देखो 10 - 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। और इधर की साइड आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ, तो यहाँ पर आएगा 1 को मैं किसके साथ सब्ट्रैक्ट करूं, -2, देखो 1 - -2 + 3, तब वो डिविजिबल होगा, तो यहाँ से आ जाओ -2, फिर आ जाओ यहाँ पर -5। ठीक है, यहाँ से आ जाना, फिर आप -8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक और सेट देखो, अब 1 से लिया था, 2 से लेकर देखते हैं। अब 2 लिख लेती हूँ यहाँ पर। 2 को देखो हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से। 2 - 5 3 आएगा, 5 के आगे 8 जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर 14 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से अप टू इंफिनिटी चलता रहेगा। इधर के साइड जंप करते हैं, देखो 2 का -1 के साथ होगा, 2 का -1 के साथ होगा, -1 का -4 के साथ होगा। ठीक है, जब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो -1 -4, तो -1 + 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि डिविजिबल बाय 3 होगा।
नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बिकॉज -6 भी डिविजिबल बाय 3 होता है और 6 भी डिविजिबल बाय 3 होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, बट वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब ये आपको मिल गए। अब एक सेट 4 लिख लेते हैं। ये मिल गए आपको। अब सेट 4 देखो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 3 लिखती हूँ। 3 से देखो, यहाँ पर चलो 6 आएगा, यहाँ पर चलो 9 आएगा, यहाँ पर चलो 12 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। इधर की साइड देखो तो क्या आएगा, 3 के लिए 0 आएगा, यहाँ पर -3, -6, -9। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, Z के पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो सेट 1 देखो, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में देखो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे एलिमेंट बिल्कुल इनके डिफरेंट है। बट सेट 4 की तरफ अगर आप देखोगे तो ये सेट 1 ही रिपीट कर रहा है। देखो 0, 3, 6, 9, 12, 15, -3। अब इसके बाद जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो सारे अब रिपीटेड हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चला कि हम सिर्फ 3 सेट ऐसे बना सकते हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 3 सेट्स बन सकते हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे, इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए। क्लियर है बेटा? इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है डिसजॉइंट सबसेट्स, डिसजॉइंट सबसेट्स। क्लियर है? तो हम इस तरीके से देखते हैं। हम उस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे ना कि A- अब 0 को पकड़ लिया। अब ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। देखो 6 3 कर दूंगी तो भी 3 से डिविजिबल है, 6 9 कर दूंगी तो भी 3 से डिविजिबल है, 9 12 कर दूंगी तो भी 12 15। इसके सारे एलिमेंट्स को आपस में कर लेना, सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, सारे क्या होंगे? आपस में 3 से डिविजिबल होंगे सारे। अगर आप यहाँ से -6 उठा के 3 से करोगे ना तो वो भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे -9 12 से करोगे तो वो भी आपका 3 से डिविजिबल है, 21 आ जाएगा। 12 और 9 अगर ऐड हो गए, ऐड होंगे। ठीक है, 12 -9 क्या होगा? 21 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे इसके भी कोई भी एलिमेंट कर लेना, सारे किससे होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। इधर भी सारे 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। थोड़ा अगर आपको अलग, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा हो तो एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लेना। बाकी इसको करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमने सेट 4 बनाना स्टार्ट करा तो हमने देखा वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 ऐसे सबसेट बना सकते हैं जो कि डिसजॉइंट हो। अब इसके अंदर देखो एक रिलेशन आर है डिफाइंड बाय n, एक रिलेशन आर है जो कि n पर डिफाइंड है। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स। और उसके अंदर कंडीशन क्या गिवन है? 2a + 3b = 30। और हमें यहाँ पर लिखना है r, हमें यहाँ पे रिलेशन लिखना है, अपने फिल इन द ब्लैंक्स में रिलेशन लिखना है। तो यहाँ से की कंडीशन देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे? 3b = 30 - 2a। यहाँ से b की वैल्यू निकाली 30 - 2a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब a जो है, a कहाँ से है आपका? a भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और b भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो a अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। अगर a की वैल्यू 1 है तो अगर a की वैल्यू 1 है, अगर a की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखना, तो b यहाँ से क्या आ रहा है? 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 28/3। ये पॉइंट में आंसर आएगा। b क्या आएगा? पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, बिकॉज जो b है वो भी तो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के नंबर हमें चाहिए। हमें पॉइंट में, मतलब कि रैशनल नंबर्स हमारे उसमें है ही नहीं, हमारे सब कैरी बैग में है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, a = 1 हो ही नहीं सकता। ऐसे a = 2 पे चेक करो, देखो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 26। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आप 3 पे चेक करो, जब a = 3 है, ठीक है, a = 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? b = 30 - 6, 2 3 6 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 24/3। अब ये आ गया 8। तो एक ये एलिमेंट आया इसके अंदर हमारे पास 3 8, फर्स्ट एलिमेंट ऐसा आया। ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और b भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अब आप 4 करोगे तो भी नहीं जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, 4 2 8, 8 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आ जाएगा। फिर 5 लोगे 10 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। फिर आप करोगे 6
6 टू जा आ रहा है, अगर a इज इक्वल टू 6 लेते हो तो b इज इक्वल टू 6 टू जा 12 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 18/3 दैट इज 6 के इक्वल आ रहा है। तो एक ये एलिमेंट बन गया हमारे पास 6 6, ठीक है 6 6। थर्ड आप ये देखो 7 पे चेक करना, 8 पे भी चेक करना, 9 पे जाएगा। फिर ये अगर a की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 18, 13 माइनस 18 बाई दिस इज 12/3 जो कि इक्वल है 4 के। तो 9 4, क्लियर है 9 4। अब यहां से देखो अब ये कहां जाएगा, 9 पे 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे 12 पे जाएगा। ये देख रहे हो 3 के मल्टीपल्स पे जा रहा है, मैं तो ये नोटिस कर रही हूँ। आप इसमें से चेक कर लेना, अब 7 पे 8 पे 10 पे 12 पे सब पे चेक करना अपने आप। 9 पे 10 अब 12 पे जाएगा, जब a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 12 होगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 6/3 जो कि इक्वल आ जाएगा 2 के। तो इसके अंदर क्या बिलोंग कर रहा है 12 और 2 भी इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब ये 13 पे नहीं जाएगा, 14 पे नहीं जाएगा, अब ये 15 पे जाएगा। पर 15 पे देखना क्या होगा, अगर a की वैल्यू 15 है, b है 30 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 30, 15 टू जा 30 जो कि हो गया 0, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा और b क्या है नेचुरल नंबर है, तो इस पेयर को हम नहीं ले सकते, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास r की फाइनल वैल्यू आ गई ये। अगर उससे आगे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहे। तो हमारे पास r की फाइनल वैल्यू आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये आ गया, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखो ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन ही है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो कि अभी हम कर रहे हैं, पर ये सेम क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया है, सीबीएसई 2024 या फिर 2025, एक में तो आया है ये, ठीक है एक में तो आया है। मेरे को बस अभी ये दिमाग स्किप हो रहा है कि 2024 का है या 25 का, इन दोनों में से ही एक का है, वो भी कंफर्म है, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पलर में से आते हैं, आप पूरा साल पूछते रहते हो मैम कहाँ से करे कहाँ से करे कहाँ से करे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कौन सी बुक कौन सी नहीं ये वो। बेटा एक बार जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सीबीएसई ने खुद प्रिस्क्राइब किया आपको, एक बार वो तो कर लो, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस वहीं से निकलते हैं, कॉन्सेप्ट वहीं से निकलते हैं। हाँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो अपने, उसके बाद जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम रिवीजन करेंगे, हम उसके अंदर 100% स्कोर कर लेंगे। कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें थोड़ी ना है। अब यहाँ पर देखो ए आपको सेट गिवन है 1 2 3 4 5, आर जो है वो है आर लिखना है आपको, वही सेम जैसे लास्ट में लिखा था ना, अभी आर लिखना है। अब यहाँ पर देखो आर जो है यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ये कंडीशन। अब जैसे इसके अंदर देखते हैं 1 a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैं एक आर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ पर आर के एलिमेंट्स लिखते जाएंगे। अब ये देखो अगर मैं 1 को 1 से ही सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 1 स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है 1 स्क्वायर 0 के इक्वल आ रहा है जो कि लेस देन 8 है, तो 1 1 इसके अंदर आएगा, बस जो इसको सेटिस्फाई करते जाएंगे। अब इसको 1, अब सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है सारे ही एलिमेंट। चलो 1 का देख लेते हैं पहले, 1 और किसके साथ जाएगा 2 के साथ देख लेते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 दैट विल बी 3 जो कि लेस देन 8 है, तो यहाँ पर 1 2 भी आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस करना, ये मॉड्यूलस का साइन है, मॉड्यूलस का साइन है। अगर 1 2 आ रहा है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी सेम होगा, 4 माइनस 1 जो कि 3 के ही इक्वल होगा। तो आप इसके जो सिमेट्रिसिटी है वो भी साथ के साथ लिखते जाना। अगर 1 2 है तो 2 1 भी ऑब्वियसली होगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन है, ठीक। अब आ जाता है 1 का 3 के साथ करो, 1 का 3 के साथ करो, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 9 जो कि आ गया 8 के इक्वल, जो कि और हमारी कंडीशन है लेस देन होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। और अब आप नोटिस करो 1 और किसी के साथ जा भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 8 हो गया, यहाँ पर देखो ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो 1 को और किसी के साथ चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 1 वाले हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब 2 वाले चेक कर लेते हैं।
टू वाले चेक करते हैं, टू टू के साथ जाएगा सेम, ये तो सारे जाएंगे, ठीक है। अब टू वाले चेक करते हैं तो टू टू के साथ जाएगा। अब टू किसके साथ जाएगा, टू वन तो हम लिख चुके हैं, तो इधर की साइड चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम टू वन लिख चुके हैं। अब टू को थ्री के साथ चेक कर लो, टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 माइनस 9 दैट इज 5 जो कि लेस देन 8 है। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होगा ही, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होगा ही, बिकॉज डिफरेंस उन दोनों के स्क्वायर का सेम ही रहेगा। क्लियर, ये हो गया। अब 2 का 4 के साथ चेक कर लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 16 जो कि किसके इक्वल आ रहा है आपका 12 के इक्वल आ रहा है, जो कि लेस देन 8 नहीं है, तो 2 का 4 के साथ बैठेगा नहीं, और 4 के साथ क्या होगा तो 5 के साथ भी चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अब 3 का 3 के साथ ऑब्वियसली होगा, ये तो सबका ही होगा। अब 3 का 2 के साथ हम लिख चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 3 का 4 के साथ चेक करो, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर चेक करो, यहाँ पर 9 माइनस 16 जो कि किसके इक्वल आ रहा है 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 9 माइनस 16 दैट विल बी 7 के इक्वल, तो ये लेस देन 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4 आ जाएगा, 3 4 है तो 4 3 भी सेम ही होगा, ठीक। क्लियर है। अब 4 4 पे आ जाते हैं, 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका भी चेक कर लेते हैं ना एक बार, 3 को 5 के साथ तो हमने किया ही नहीं, वैसे तो हमें पता लग रहा है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेक करके देखना ही चाहिए। 15 16 तो 16 के इक्वल आ रहा है, तो ये लेस देन 8 होगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर 4 का आ जाएगा 4 4, सेल्फ के साथ तो सबका 0 ही आ रहा है ना, ठीक। अब यहाँ से 4 का देखो, 4 का पीछे वालों के साथ तो सबके साथ हम लिख चुके हैं, जिसके साथ था, तो सिर्फ 5 के साथ कर लेते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हम चेक करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 25 जो कि इक्वल है 9 के, जो कि लेस देन बिल्कुल भी नहीं है, तो 4 का और किसी के साथ नहीं होगा, सिर्फ 3 के साथ हो चुका। अब आ जाते हैं 5 पे, 5 5 होगा, और 5 का किसी और के साथ आ ही नहीं रहा, हम सबके साथ चेक कर चुके ना 5 का, तो देखो 5 का सबके साथ चेक कर चुके, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी, आ ही नहीं रहा, ठीक है, आ ही नहीं रहा, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन, ये रिलेशन यहाँ पर आएगा, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप इसको लिखोगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, चीजें क्लियर हैं, यही घुमा कर आ जाती है, ठीक है। जब मैं सीबीएसई का क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, भी नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूंगी, अभी हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में मैं देखती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन वहां पर डाल दूंगी, ये वाला क्वेश्चन मैं वहां पर डाल के आपको ये करवा दूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। फिफ्थ पार्ट इज ट्रू फॉल्स का, लास्ट पार्ट है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो ये लास्ट है। यहाँ पर देखो ए अगर फाइनाइट सेट है, तो हर एक इंजेक्टिव फंक्शन ए से ए में इनटू इटसेल्फ, मतलब जो फंक्शन है वो ए टू ए है, इनटू इटसेल्फ का मतलब ये होता है, इनटू इटसेल्फ इज नॉट सब्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू नहीं होगा, फॉल्स है। क्यों है वो बता देती हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल फॉल्स है। वो कह रहा है इंजेक्टिव फंक्शन है ए टू ए मतलब कि अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी तो 4 एलिमेंट है, और वो कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव मतलब 1 to 1 है, 1 to 1 है। अगर 1 to 1 है, इधर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इधर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, और 1 to 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ के भी सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गए ना। चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लो, दैट डजंट मैटर, ए बी सी डी, मान लो ये ई एफ जी एच, 4 एलिमेंट इधर है, 4 एलिमेंट इधर है, चाहे आप मैपिंग कैसे भी कर लो, अगर वो 1-1 मैपिंग है तो मतलब कि यहाँ के भी सारे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, 4 4 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1, तो यहाँ पर क्या है आपकी, तो ये यहाँ के भी सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे एलिमेंट, तो जब यहाँ के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो दैट मीन्स वो ऑन टू फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये नोट नहीं आना चाहिए था, ये फॉल्स है, वो सब्जेक्टिव भी होगा। अब यहां से देखो एक आपको गिवन है, देखो ये है आपको एक सेट गिवन है, रिलेशन ये गिवन है, वो कह रहा है आर इज द ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रू। आपको सिर्फ नहीं 1 2, हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रू, ठीक है, ट्रू। देखो 1 2 है और 1 3 है, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसके अंदर। अब देखो 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं, और 1 3 है, 3 से भी स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं, तो हम किसके लिए चेक करेंगे, नहीं करेंगे। और ऐसे केसेस में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये कैसा फंक्शन, ये कैसा रिलेशन होता है आपका,
ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ऐसे फंक्शन में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, हमें पता ही नहीं सी क्या है तो किसके लिए चेक करेंगे, तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके अंदर देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आ गए। ये आपको एक रिलेशन गिवन है, इस सेट पर डिफाइंड है, देन आर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, 3 1 गिवन है, 1 3 गिवन है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 1 गिवन है, 1 3 गिवन है, 3 3 भी बिलोंग, ये क्या हो गया, ठीक है। 3 1 है, 1 3 है, तो 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको, अब यहाँ पे लग रहा है ट्रू, 90% बच्चे यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, बट आप उसको इस तरीके से देखो, अगर मैं 1 3 वाले को पहले लिख लूं, इसको पहले लिख लूं और इसको बाद में लिखूं, ठीक है। अब आप देख रहे हो 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, बट 1 1 कहाँ गया, ठीक है, बट 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये देख लो किस तरीके से कंफ्यूज किया हुआ है, देखने में साफ पता लग रहा है 3 1 1 3 3 3, चलो जी हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, बट इस तरीके से कौन देखेगा, ठीक है। 1 3 इधर लिखो, 3 1 इधर लिखो, तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी तो होना चाहिए था, तो ये कैसा है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। वो कह रहा है कि देन आर इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, नहीं ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा बेटा एक बात तो डिस्कस करना चाहूंगी बीच में आपसे, जैसे कि बहुत से बच्चों को लगता है मैम फिल इन द ब्लैंक्स और जो आपके ये ट्रू एंड फॉल्स है ये तो हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज तो बच्चे खुश होकर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये करने को उनको बोलती हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है क्यों करना। बेटा जो ये कॉन्सेप्ट जो मैं करवा रही हूँ वही तो आपके एमसीक्यूज में यूज होते हैं, जरूरी तो नहीं है जो इस बुक में एमसीक्यू बना के दिया गया वही एज इट इज आएगा। आपका कॉन्सेप्ट तो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम अपने चैप्टर वाले यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्स कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें करने में कोई बुराई नहीं है। और जो जहां तक आपकी बात है ट्रू एंड फॉल्स की, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है बेटा, असर्शन रीजनिंग के जो आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक टाइप के ट्रू एंड फॉल्स ही हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको बताना होता है कि किस टाइप से उसको प्रिडिक्ट कर रहा है, किस टाइप से उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी तभी तो आप वो चीजें बता पाओगे ना। तो सिर्फ वही फंडा है कि आप ईच एंड एवरीथिंग करो, मैं तो आपको यही बोलूंगी आप सारे क्वेश्चंस करो। एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, जरूरी नहीं है कोई एक रिलेशन 1 2 2 3 1 3, ठीक है, इसके अंदर 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक बैठेगा। देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं जो भी हमने लास्ट में किया, 1 3 3 1 सिमेट्रिक है, 3 3 और 1 1 दोनों डाल दिए, तो अब ये क्या है, 1 3 है तो 3 1 है, 1 3 है 3 1 है तो 1 1 है। अगर इसको इस तरीके से देखें कि 3 1 है 1 3 है तो 3 3 भी है, बेटे ट्रांजिटिव तो ऊपर ये, अगर हम इस सेट पे इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें 2 2 तो है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा ट्रांजिटिव होगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब इधर देख लो, देखो एन इंटीजर m इज सेट टू रिलेटेड, इससे करते हो m इज सेट टू रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n, ठीक है। इफ m इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, m n से तभी रिलेटेड होगा जब m इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। जब m ये इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है आप लिख लेना n का, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है बेटा। इसके अंदर n m इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, दिस रिलेशन इन z रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अब आप ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रू कह रहा है या फॉल्स कह रहा है, सही कह रहा है हमें या गलत बता रहा है। तो इसके अंदर आप देखो जो 2 2 होगा रिफ्लेक्सिव के लिए या 3 3 होगा सभी a के लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं आपको z, ठीक है, जो कि इंटीजर है, तो ऑब्वियसली आपस में ये सारे ही नंबर
चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो कैसे होंगे, आपस में इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 3 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो कैसा है ये फंक्शन, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब कि ए इज अ मल्टीपल, ए इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है, ए बी का इंटीग्रल मल्टीपल है। पर ऐसा जरूरी नहीं ना बी होगा। देखो मान लो 4 और 8 इधर लिखती हूँ ना, 8 इधर लिखती हूँ और 4 इधर लिखती हूँ। 8 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे कि 4 में इंटीग्रल हमने ऐड किया 2, तो ये आ गया 8। तो 8 क्या है, 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है। बट 4 और 8, 4 तो 8 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ना। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि 4 8 का फैक्टर है, बट इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे 8 के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए, 8 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाएगा। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 नहीं आ सकता। -1 करूंगी तो -8 हो जाएगा, -2 करूंगी तो -16 हो जाएगा। तो 4 इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। दिस इज द मीनिंग। फैक्टर्स में और इंटीग्रल मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। फैक्टर्स वहां यूज कर सकते हैं, डिवाइड, डिविजिबल बाय, वो भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज टू लैंग्वेज पे ही डिफरेंस आता है। जो ये मार्क्स कट जाते हैं ना कि आता तो था, करा तो था, वो लैंग्वेज पढ़ने में आप गलती कर जाते हो, ठीक है बेटा। लैंग्वेज को समझना है दैट दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, तो ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। वैसे तो हमें यहीं से पता लग गया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है ना। उसने क्या रखा है, सिमेट्रिक है, बट ये सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्रांजिटिव भी आपको एक बार बता देती हूँ। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो मतलब ए इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी। अगर बी सी कर रहा है आर को, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सी। तो ए सी बी, ए भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा सी का। तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर 16 है, ये 8 है, तो 16 इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो 8 इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। तो 16 और 4 भी, तो 16 भी इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि 8 8 चल रहा है ना, ये कॉमन चीज आ गई ना हमारे बीच में। तो 16 भी इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। बट ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी अब फॉल्स हो गई। हमें बस ये बताना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 1, एक सेट गिवन है यहाँ पे 0 1 ए, इसका नाम है ए। और एक सेट है n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है, 1 2 3 4 ये वाला। एक मैपिंग गिवन है जो कि नेचुरल नंबर से a की तरफ है, ठीक है, नेचुरल नंबर से a की तरफ है। अब वो क्या कह रहा है, f ऑफ 2n माइनस 1 डालते हैं तो 0 आता है, और f ऑफ 2n डालते हैं तो 1 आता है। मतलब कि ये क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। अगर हम f ऑफ ऑड नंबर्स डालते हैं तो 0 आ रहा है, f ऑफ इवन नंबर डालते हैं तो 1 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। मैपिंग क्या है, ये ए, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है हमारे पास अपने कोडोमेन में, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। वो कह रहा है जब मैं ऑड नंबर डालता हूँ तो 0 आता है, जब ऑड नंबर डालते हैं हम तो 0 आता है उसका आउटपुट, ठीक है। और जब इवन नंबर डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, जब इवन डालते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, वो कह रहा है ये ऑन टू फंक्शन है। यस, 0 और 1 इसकी कोडोमेन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है और 2 ही इमेज बन रहे हैं। जब ऑड होगा तो 0 बन रहा है, इवन होगा तो 1 हो रहा है। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, ए सेट, ठीक है। यहाँ पर कोडोमेन क्या है, ए सेट पूरा 0 और 1, और यहाँ पर रेंज भी क्या है, 0 और 1 दोनों ही एलिमेंट तो बन रहे हैं, पूरा सेट ए। यहाँ पर भी पूरा सेट ए है, यहाँ पर भी पूरा सेट ए है। तो जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ये ट्रू है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यही बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 2 2
बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, अब हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसने बोला था है, तो हमारी स्टेटमेंट तो यही फॉल्स होगी। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक तो दिख रहा है मुझे, है। ठीक है, मुझे सिमेट्रिक तो दिख रहा है, ये है। और ट्रांजिटिव देखते हैं, 2 1 1 2 2 1 1 1 है, बट यहां से देखो अगर मैं इसको पहले लिख दूं और इसको बाद में लिखूं तो 2 1 1 2 है, 2 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। तो बेटा इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके 5 मॉड्यूल्स थे हमारे पास, लॉन्ग, शॉर्ट, MCQs, fill in the blanks and true false, सारे each and every example and each and every question यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। एनसीईआरटी का भी each and every example, each and every question। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मिसलेनियस में या फिर शायद 1.2 में मैंने 2-4 एग्जाम्पल स्किप किए हैं, वो इसलिए किए हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल थे, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल थे। ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आते और जबरदस्ती जब आप बच्चों को घुमा घुमा के वो सिखाया जाता है तो आप यहाँ पर पजल हो जाते हो। तो इसलिए अनलेस आपके दिमाग में पजल क्रिएट करने की कोई ऐसी वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, सिर्फ 2 या 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए एनसीईआरटी के, बाकी सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। अच्छा, अब आपको फिर से बता दूं, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें सीयूईटी भी कवर्ड है। सीबीएसई का एग्जाम होने के बाद आपके मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, फिर 1 अप्रैल से हम सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और जो ये सारे लेक्चर अभी हो रहे हैं, जो सारे लेक्चर अभी हो रहे हैं njinfinityclass.com पर, अगर आप पे कर देते हो 1499, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, 1499 में पूरा साल टिल सीबीएसई टिल सीयूईटी पूरी प्रिपरेशन, सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वीकली टेस्ट, वीकली डाउट सेशंस, रैपिड डाउट सेशंस, सारे आपको मिलेंगे, आप सारे एक्सेस कर पाओगे टिल 31 जुलाई 2027। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर रिपीट देखना है, अगर आपको एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है एंट्रेंस के लिए कोई चैप्टर आप रिपीट देखना चाहते हो, कोई टॉपिक देखना चाहते हो, तो एज इट इज जैसा भी वहां पर आप करिकुलम देख पा रहे हो एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर, एज इट इज करिकुलम वहां पर आपके लिए रहेगा, आप कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, कोई भी पीडीएफ की आपको रिक्वायरमेंट है, आप 31 जुलाई 2027 तक एक्सेस कर पाओगे। तो बेटा देर मत करो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। वहां पर बेटा करिकुलम पे मैं बार बार बताती हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीव्यू का ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे, इस आइकन को वहां पर क्लिक करोगे एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर जाकर, और इसको क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा करिकुलम स्टार्ट हो जाता है। करिकुलम पे आपका डे वाइज प्लानर है, पूरा डे वाइज प्लानर है। वहां पर जिसके सामने भी आपका प्रीव्यू लिखा है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। आपके लिए जो वहां पर फ्री कंटेंट है उसके सामने आपके लिए प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो बेटा वहां पर जाके एक्सप्लोर कर दो। और ये सारी वीडियोस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दो, ताकि वो भी स्टार्टिंग से ही अच्छी तरीके से पढ़ सके और इस कोर्स को भी एक्सेस कर सके। अभी तो फ्री क्लासेस चल रही हैं, आगे जाके पूरा पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्री क्लासेस हार्डली 2 या 3 दिन के लिए हार्डली और हैं, उसके बाद वो पूरा पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जाके जल्दी से उस कोर्स को एक्सेस कर लो, ताकि आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर पाओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब हमारी एनसीईआरटी करी हमने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करे, अब हम करेंगे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आपका होगा टेस्ट, आपका होगा लाइव डाउट सेशन, एंड देन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बीच बीच में हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे 15 से 20 दिन के अंदर हम चैप्टर्स को रिवाइज भी करते रहेंगे। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो और जल्दी से एक्सेस कर लो कोर्स को। और बेटा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ, जिनको भी आप जानते हो उन सबके साथ चैनल को शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बेटा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट शेयर करने के लिए। मैं जिस स्ट्रेटेजी को लेकर चल रही हूँ, जिस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को लेकर चल रही हूँ, मुझे पता लगेगा आप बच्चे उसको पसंद कर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।